सबसे पहले हम सीखने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। देखो एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जितना पेशेंस के साथ चीज़ों को सीखोगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, और जल्दबाजी करोगे तो खिचड़ी जो है वो कच्ची पक्की बन जाएगी और मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, देखो बिल्कुल ही सिंपल भाषा का इस्तेमाल करूंगा, सिंपल भाषा का प्रयोग होगा और बिल्कुल चीज़ें समझ में आएंगी बिल्कुल आसानी से। ठीक है, देखो ये हमारे पास है कार्बन एटम, और कार्बन एटम से हमारे पास लगे हुए हैं ये हाइड्रोजन भाई साहब, ये हाइड्रोजन भाई साहब, और ये भी हाइड्रोजन भाई साहब। ये बॉन्ड थोड़ा बेचारा पोलियो वाला हो गया, इसको थोड़ा अच्छा कर देते हैं। ठीक है, और यहां कार्बन से एक और एटम जुड़ा हुआ है, उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कुछ भी नाम दे दो, पर हम उसको नाम दे देते हैं ए। ठीक है, तो कार्बन से ये ए एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमें अपनी पांचवी क्लास की सामान्य ज्ञान से पता है कि बॉन्ड में क्या होता है। देखो ये मान लो एक बॉन्ड है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन भाई साहब का और एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन भाई साहब का। सेम इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन भाई साहब का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भाई साहब का। सेम इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन भाई साहब का, एक हाइड्रोजन भाई साहब का। और इस बॉन्ड की बात करें तो इस बॉन्ड में भी सेम होगा ना, बॉन्ड के लिए तो यूनिवर्सल ही रूल होता है। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन होगा इस बॉन्ड में कार्बन भाई साहब का, और एक इलेक्ट्रॉन होगा ये ए जो एटम है ना, जिसको हमने दिल्ली, बंबई, कलकत्ता से उड़ा के लाए थे जिसको। ठीक है, इतनी बातें सिंपल है। ठीक है, अब देखो अगर आपको बोल दिया जाए कि ये जो बॉन्ड है इसे तोड़ दो फोड़ दो, इसे तोड़ दो अब फोड़ दो। ठीक है, तो आपके पास इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज आएंगी? 3 पॉसिबिलिटीज आएंगी। वो कैसे आएंगी, कौन सी होगी, उसी की हम बात करेंगे। और इन्हीं 3 पॉसिबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, है ना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स अपने पास 3 ही तरीके के आएंगे। वो कैसे आएंगे उसकी बातें अब हम करेंगे। ठीक है, देखो अब इस बॉन्ड को हमें तोड़ना है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने की सीधी सीधी पहले अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो पहले तो अपने पास 2 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी। पहले तो अपने पास 2 ही पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब 2 पॉसिबिलिटी कौन सी बनेंगी कि या तो ये बॉन्ड होमोलिटिक तरीके से टूटेगा, होमोलिटिक तरीके से, या फिर हेट्रोलिटिक तरीके से, या फिर टूटेगा हेट्रोलिटिक तरीके से। ठीक है, अब इसका मतलब समझो। देखो होमो मतलब होता है सेम, लिटिक लिसिस मतलब टूटना, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, लिसिक मतलब है ना, लिसिस मतलब टूटना। ठीक है, तो या होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक। अब होमो मतलब क्या है कि कार्बन भाई साहब के पास भी बराबर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और ए भाई साहब के पास भी बराबर। होमो मतलब सेम, कि दोनों के पास सेम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब ये बॉन्ड ठीक बीच में से टूट जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये ए एटम ले जाएगा। ठीक है, ये है होमो। और हेट्रोलिटिक मतलब डिफरेंट, मतलब ए एटम के पास अलग इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन के पास अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हेट्रोलिटिक में भी यहां हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं कि या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन भाई साहब उड़ा के ले जाए, है ना, या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन भाई साहब उड़ा के ले जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ए भाई साहब उड़ा के ले जाए। ये है हेट्रोलिटिक, है ना, डिफरेंट तरीके से, मतलब या तो कार्बन को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे या फिर ए एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। ठीक है, तो बारी बारी से बात कर लेते हैं भाई, बारी बारी से बात कर लेते हैं। एक बार इसको हम क्या करते हैं, दोबारा से यहाँ अच्छे से बना लेते हैं ताकि यहाँ पे घमासान ना चल जाए इनका ना, थोड़ा सा तो समझ में तो आएगी क्या लिखा हुआ था। ठीक है, तो दोबारा से एक बार बना लेते हैं। यहाँ पे अपना कार्बन था, ये अपना ए एटम था, और यहाँ 3 अपने हाइड्रोजन थे। हाइड्रोजन का काम नहीं है, उनको छोड़ो, हम नहीं लिखते भाई, है ना। हाइड्रोजन को तो ऑर्गेनिक में ऐसे ही इग्नोर किया जाता है, ये दुनिया का नियम है। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं भाई, यहाँ क्या बात चल रही थी, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था और एक ये ए भाई साहब का था। ठीक है, अब इसको पहले तरीके से तोड़ते हैं, होमोलिटिक तरीके से, है ना। होमोलिटिक में क्या था कि ये बॉन्ड यहां से टूट गया, ये बॉन्ड यहां से टूट गया। अब यहां से टूटने में, बॉन्ड के यहां से टूटने में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन गया कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन गया इसके पास। अब कार्बन के पास जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये कैसा दिखाई पड़ेगा, देखो कार्बन के ये 3 बॉन्ड तो ये ऐसे कैसे रहेंगे, और कार्बन के पास आ चुका है एक इलेक्ट्रॉन। ए का अपने को कोई काम नहीं है, वो नहीं लिखना, है ना। ये हो गई एक पॉसिबिलिटी।
ठीक है, अब इधर बात कर लेते हैं। तो इधर हमने बात की थी कि इधर भी अपने पास दो केस आएंगे, इधर भी अपने पास दो केस आएंगे। पहले केस में क्या होगा, पहले केस में क्या होगा, एक बार फिर से यहाँ बिल्कुल क्लियर तरीके से बनाएंगे, एक एक चीज़ को आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर से लिखते हैं कार्बन भाई साहब, यहाँ अपने ए भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ जो पहला केस होगा उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये कार्बन ले जाए तो क्या होगा, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन ले जाए तो कार्बन, ये 3 बॉन्ड इसके थे और दोनों इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ले गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का तो कार्बन का ही था और एक इलेक्ट्रॉन ये ए भाई साहब का ले गया। ठीक है, अब इसको जो ए का, जो ए एटम का इलेक्ट्रॉन लाया है, इसको इंडिकेट करने के लिए यहां हमें नेगेटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा। इस नेगेटिव चार्ज का मतलब समझो, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का ही था, बट ये एक किसी का चुरा के लाया है, तो उस चुरा के जो लाया है उसको दिखाने के लिए यहां नेगेटिव चार्ज अपने को दिखाना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये ए ले जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले जाएगा तो कार्बन पे कैसा आ जाएगा भाई, अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये अपना कार्बन है, ये अपना कार्बन है, और ये मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, गलत नहीं लिखा, थोड़ा सा डॉट लगा था, इधर बिना बात की गलती मत निकाला करो। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये ए ले जाए तो ए तो ले जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब ध्यान से देखो, अपने पास तीन इंटरमीडिएट्स बन चुके हैं। एक तो बना किससे, होमोलिटिक से, और 2 बने हेट्रोलिटिक से, 2 बने हेट्रोलिटिक से। अब इनका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं, इनका थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। यार ये कलर चेंज हो, ब्लैक आ गया। ठीक है, तो यहां पे देखो ये क्या दिख रहा है, रेडिकल दिख रहा है, फ्री रेडिकल दिख रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, बहुत सुना होगा आपने, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। और इसको क्या बोलते हैं, कार्बन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज दिखाई पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, कार्बो अनायन, कार्बो अनायन, कार्बो अनायन। और इसको क्या बोलते हैं, कार्बो कटायन, इसको हम बोलते हैं कार्बो कटायन। ठीक है, तो याद करो रिएक्शन इंटरमीडिएट मैंने 3 बताए थे, तो 3 कौन से अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, एक अपना क्या है फ्री रेडिकल है, एक अपना क्या है कार्बो अनायन, और एक अपना क्या है कार्बो कटायन, है ना। और होमोलिटिक क्लीवेज से कौन से बने, होमोलिटिक तरीके से बॉन्ड टूटता है तो फ्री रेडिकल बना, और हेट्रो से कार्बो अनायन और कार्बो कटायन अपने बनते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल साधारण है, कोई भी दुविधा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखो हमने अभी अभी 3 तरीके के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स देखे। ठीक है, हमने 3 तरीके के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को देखा। कौन से, एक अपना है क्या, एक अपना है कार्बो कटायन, एक अपना है फ्री रेडिकल, और एक अपना है कार्बो अनायन। ठीक है, एक कार्बो कटायन, एक फ्री रेडिकल, एक कार्बो अनायन, ये हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स देखे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो कोई भी मॉलिक्यूल है ना, कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो न्यूट्रल है ना, अगर वो न्यूट्रल है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है ना, कोई भी अगर कंपाउंड है। बट किसी भी कंपाउंड पे अगर चार्ज आ जाए तो चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, दुख होता है, चार्ज क्या होता है, दुख होता है। जैसे इसकी बात करें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक तरीके का दुख है, इस पे ये फ्री रेडिकल है, ये भी एक तरीके का दुख है, इस पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी एक तरीके का दुख है। ठीक है, और क्वेश्चन करते हुए मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक में क्वेश्चन करते हुए आप फ्री रेडिकल को भी पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करके क्वेश्चन करना, कोई भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अब दुख क्यों है ना, दुख क्यों है उसकी बात कर लेते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसके पास क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन कोई ले गया है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये भी मैंने क्या बोला था, पॉजिटिव चार्ज ही अज्यूम करना, इसके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये नेगेटिव चार्ज है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो क्या बात पता चली, कार्बो कटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, फ्री रेडिकल वाले के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये क्या है, कार्बो अनायन यानी नेगेटिव चार्ज वाले के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो ये इनका दुख है। अब दुख अपने को कम करना है, यानी अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए, देखो पूरी ऑर्गेनिक में यही अपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरी ऑर्गेनिक में स्टेबिलिटी के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इसके पास क्या है, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर कोई इंसान आके इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा।
स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। फ्री रेडिकल की बात करें तो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन करते हुए इसको कार्बोकैटायन की तरह अज्यूम करना है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कोई इंसान अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये सुखी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है स्टेबिलिटी। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखो इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ज्यादा, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर कोई खींच ले, अगर कोई इंसान इसके इलेक्ट्रॉन खींच ले तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा सुखी हो जाएगा। तो ये फंडा चलेगा इनकी स्टेबिलिटी का, और इनसे अलग कोई स्टेबिलिटी होती ही नहीं है। जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाली है वो भी इन्हीं से बनती है, मैं आपको दिखा दूंगा आगे, ठीक है। यही फंडा है स्टेबिलिटी का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हम देखने वाले हैं, और अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, ऐसे पीला रंग भर देते हैं, ले भाई सुंदर सुंदर थोड़ा हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो हैं वो अपने पास आएंगे 4, 1 2 3 और 4। अब 1 2 3 4 कौन से होंगे? पहला अपना रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट, पहला अपना रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा अपना रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा अपना रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तीसरा अपना रहेगा रेजोनेंस, और इसी में हम पढ़ लेंगे क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट, और फोर्थ अपना रहेगा क्या, इलेक्ट्रोमेरिक, फोर्थ अपना रहेगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक उसी में पढ़ लेंगे, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब यहां पे एक क्वेश्चन लायक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 इफेक्ट हैं ये कैसे हैं, ये परमानेंट इफेक्ट हैं, और ये अकेला बेचारा जो लास्ट में बचता है ना, इसको तो पढ़ता भी नहीं है कोई बेचारे को ना, इलेक्ट्रोमेरिक, ये कैसा है, टेम्परेरी इफेक्ट है, ये कैसा है, टेम्परेरी इफेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली जीओसी में अब अपने को पढ़ना क्या है, पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, फिर रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा, ये तो कुछ नहीं है, ये ना के बराबर है, ठीक है। यही अपनी पूरी क्या है, जीओसी है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंडक्टिव इफेक्ट के साथ कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहां होता है, और इसकी एप्लीकेशन कहां है, और इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। अब हम साधारण से इंसान साधारण तरीके से क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट भरने जा रहे हैं, भरने भी जा रहे हैं। देखो अभी इसमें पीला रंग भर देते हैं, ठीक है। तो हम अब समझने जा रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्यों होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को समझने के लिए यहाँ पे एक कार्बन की क्या बना लेते हैं, कार्बन की ट्रेन बना लेते हैं, और कार्बन की ट्रेन पे यहाँ क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन लगा हुआ है। देखो हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक है ना, हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, और मैंने बोला भी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन की जितनी बेइज्जती होती है उतनी किसी की नहीं हुई आज तक, उतनी, है ना। तो हाइड्रोजन की हम भी यहाँ थोड़ी बेइज्जती कर लेंगे, हाइड्रोजन हम बना ही नहीं रहे, ऑटोमेटिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ चीजें क्या ऑब्जर्व हो रही हैं। जो फ्लोरीन एटम होता है, हमें पता है फ्लोरीन एटम की हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, जो ये बॉन्ड है, देखो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसका है, फ्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब है कि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की खींचने की जो पावर है वो फ्लोरीन की ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इस कार्बन के कंपैरिजन में। तो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन उनको अपनी तरफ खींच लेगा, उनको अपनी तरफ खींच लेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो जाहिर सी बात है उस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आपको एक खूबसूरत क्वेश्चन यहां पे पूछना चाहिए कि तूने पार्शियल वर्ड का यूज क्यों किया, तूने खाली नेगेटिव क्यों नहीं बोला, तूने पार्शियल क्यों बोला। देखो जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, हमें पार्शियल वर्ड का इस्तेमाल करना है। अगर ये बॉन्ड तोड़कर ये फ्लोरीन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को उड़ा ले जाता तो हम बोलते कंप्लीट नेगेटिव चार्ज, पूरा नेगेटिव चार्ज। बट यहां पे ये बॉन्ड सेम ऐसे का ऐसे है, बस इसने क्या किया है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षित किया है, अट्रैक्ट किया है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से। इसीलिए इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव है ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव,
ठीक है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, इस पूरी इस ट्रेन पे, इस चेन पे क्या फर्क पड़ा? देखो वैसे टेक्निकली कार्बन 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 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी, बट इस पे क्या आ चुका है, डेल्टा पॉजिटिव आ चुका है। तो ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में इससे आगे निकल गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इसकी वजह से, है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये खींचेगा, तो ये उसको अपनी तरफ खींचेगा, है ना। सेम आगे कहानी चलेगी, इस पे थोड़ा सा, इस पे डबल डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा हो जाएगी, ये थोड़ा इससे खींचेगा, ये थोड़ा इससे खींचेगा। तो इसी को बोलते क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब आप बोलो कि यार ये ट्रेन कितनी लंबी चलानी है, कितनी लंबी चलानी है, तो 3 कार्बन तक, है ना। तो 3 कार्बन तक ही आपने को याद रखना है कि 3 कार्बन तक ही इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, 3 कार्बन तक। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। ज्यादा ही हद मार के 4 तक, उससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाना वैसे आपसे 3 से ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जो कुछ याद करने की चीजें हैं वो कर लेते हैं। देखो पहली बात क्या हमने सीखी कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। पहली बात देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, पहली बात हमने सीखी। दूसरी बात हम याद रखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे काम करता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। मतलब सिग्मा बॉन्ड क्या है, मतलब यहां अगर डबल बॉन्ड होते, यहां अगर डबल बॉन्ड होते तो वो सिर्फ सिग्मा पे काम करेगा, पाई बॉन्ड पे वो काम नहीं करता है। ये हमने दूसरी बात सीखी। और क्या सीखी हमने कि देखो डिस्टेंस डिपेंडिंग है तो उसका याद रखना कि लगभग 3 कार्बन तक ही अप्लाई होता है। ठीक है, और हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा था, परमानेंट इफेक्ट था। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा था, परमानेंट इफेक्ट था। देखो टेम्परेरी तो एक ही था, इलेक्ट्रोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर लो, इंडक्टिव की बात कर लो, रेजोनेंस की बात कर लो, कैसे थे, सारे परमानेंट थे, है ना। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हो गई इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं, अब देखो आगे बात करते हैं। देखो मान लो आपको बोल दिया जाए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, और यहां लगा हुआ है फ्लोरीन। मैं आपको नेक्स्ट चीज बोल दूं, इंडक्टिव में ही चल रहे हैं हम, इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, जब हाइपर कॉन्जुगेशन में आएंगे बता दूंगा। अभी तो इंडक्टिव में बहुत है, क्वेश्चन भी करने हैं, एप्लीकेशन भी देखने हैं। ठीक है, तो यहां लगा हुआ है NO2 मान लो, है ना। अपने को पता ही नहीं है, अब तो 0 लेवल से कर रहे हैं ना, तो अपने को पता ही नहीं है, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां लगा हुआ है, मान लो कुछ भी लगा हुआ है, यहाँ पे O नेगेटिव लगा देते हैं। ठीक है, अब फ्लोरीन का तो अपने को पता है भाई, हाँ भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच लेगा। पर ऐसा आ जाए, NO2 आ जाए तो अपने को हिसाब ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, O- आ जाए अपने को हिसाब ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ खींचे जाएंगे, जैसे NO2 है वो भी इलेक्ट्रॉन खींचता है फ्लोरीन जैसे, बट जैसे O नेगेटिव है तो वो खींचने की बजाय उल्टा इस तरफ इलेक्ट्रॉन देता है ना। ये तो खींचते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो अपने पास I ग्रुप बनेंगे, जो अपने पास I ग्रुप बनेंगे तो वो अपने 2 टाइप के बन जाएंगे। 2 टाइप के कौन से बन जाएंगे, एक हो जाएंगे -I कौन से, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, है ना। ये ट्रेन है जो इससे अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, दूसरे कैसे हो जाएंगे, +I ग्रुप हो जाएंगे। +I कौन से, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, एक इलेक्ट्रॉन देने वाले। ठीक है, -I अब +I। अब यहां पे हमें ऑर्डर याद करना पड़ेगा कि -I कौन से होते हैं और +I कौन से होता है। देखो मेनली जो है ना, मेनली जो है वो -I है, +I का लॉजिक से भी हो जाता है, पर मेन जो जहां पे दम लगेगा वो है -I। और जहां पे आपका एफर्ट लगता है वहां आती है क्या, केवी एजुकेशन की ट्रिक, केवी एजुकेशन की ट्रिक जो आपको कभी नहीं भूलने वाली, मेरी गारंटी है। मेरे साथ एक बार 2 बार 3 बार उसको रिपीट करना, कभी नहीं भूलने वाली। अब बहुत आसान ट्रिक है। अब हम करने वाले हैं माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक। ट्रिक बहुत मजेदार है, ट्रिक बहुत साधारण है, ट्रिक बहुत सिंपल है। एक कॉलेज की, बेसिकली एक कॉलेज की कहानी है, वही अपने को पकड़नी है। ठीक है, और मैं गारंटी दे रहा हूं एक बार मेरे साथ ढंग से कर लोगे तो -I इफेक्ट का ऑर्डर कभी नहीं भूलेगा जिंदगी में। ठीक है, तो अपनी ट्रिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो एक कॉलेज था, या बोलो मेडिकल कॉलेज था, एक मेडिकल कॉलेज था। ठीक है, अब मेडिकल कॉलेज में 2 लड़के थे, है ना, और ये बड़े फेमस थे, मतलब इनकी लुक्स भी बहुत तगड़ी थी, बॉडी शॉडी भी बना रखी थी, और बड़ी बड़ी बाइक थी इनके पास, गाड़ी थी, मतलब कुल मिला के हद थे, मतलब सिक्का चलता था। एक का नाम था फरहान और एक का नाम था सलमान। एक का नाम था फरहान, एक का नाम था सलमान। मतलब कॉलेज में भाई तबाही थी इनकी, मतलब है ना, कि लड़कियां वेट करती थी कि ये कब लड़कियों से बात करें, हर लड़की वेट करती थी, है ना। तो भाई इनका सिक्का चल रहा था, और इसी बीच, है ना, मान लो ये आगे चल गए, सेकंड ईयर में हो गए, तो फर्स्ट ईयर में एक लड़की की एंट्री होती है।
फर्स्ट ईयर में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम था करीना, और करीना क्या थी, बहुत खूबसूरत थी। अब खूबसूरत की स्पेलिंग देखते रहना, खूबसूरत की स्पेलिंग देखते रहना। करीना क्या थी, बहुत खूबसूरत थी, मतलब क्या बोलूं, हद, मतलब हद नहीं, लिमिट नहीं बोलते हैं, लिमिट भी पार कर दी थी करीना ने, है ना, ये हाल था। अब ये इतनी खूबसूरत थी कि फरहान और सलमान भी इससे बात करने से कांप रहे थे, डर रहे थे, है ना, कि यार इतनी खूबसूरत है, इससे कैसे बात करें, है ना। देख रहे हो आप, इनका सिक्का चल रहा था किसी जमाने में, पर यहाँ पे इतनी खूबसूरत आ गई करीना कि इनकी भी ऐसी तैसी हो गई कि बात करें तो कैसे करें। ठीक है, तो पूरे कॉलेज में देखो, ये भी फेमस, ये भी फेमस, और ये तो ऑटोमेटिक फेमस है, इतनी खूबसूरत है। ठीक है, तो पूरे कॉलेज में भाई बात चलने पड़ी, बात चलने लगी, है ना, एक अफवाह फैल जाती है ना पूरे कॉलेज में फेमस लोगों की, कि ना तो फरहान बोल पा रहा, ना तो फरहान बोल पा रहा, ना सलमान बोल पा रहा, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा, है ना। इसको हेलो बोलने की पूरे कॉलेज में रेस चल रही है, होड़ चल रही है। ना फरहान बोल पा रहा है, ना सलमान बोल पा रहा है, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा औरों से पहले। औरों से पहले मतलब सबसे पहले। अब देखो, अपनी इसी ट्रिक को यहां पे लिख के देख लेते हैं। देखो हमने क्या किया था, हमने ट्रिक क्या की थी कि ना तो फरहान बोल पा रहा है, ना फरहान बोल पा रहा है, ठीक है, और ना ही सलमान बोल पा रहा है, ना ही सलमान बोल पा रहा है, ठीक है। तो कौन खूबसूरत करीना को, खूबसूरत की मैंने स्पेलिंग बताई थी, आपको याद मैं दिला दूं, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा, हेलो बोलेगा औरों से पहले। औरों यानी, है ना, सबसे पहले कौन उसको हेलो बोलेगा, औरों से पहले। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं। ना फरहान बोल पा रहा है, ना सलमान बोल पा रहा है, तो पूरे कॉलेज में बात चल रही है, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा, औरों यानी सबसे पहले, है ना, औरों से, बाकियों से, औरों से पहले। ठीक है, तो इसी ट्रिक को हम एक बार लिख के देख लेते हैं, इसी ट्रिक को एक बार हम लिख के देख लेते हैं। देखो, ना फरहान को 2 मिनट के लिए होल्ड पे कर दो, 2 मिनट के लिए इसको होल्ड पे कर दो। इसको देखते हैं। देखो, इस ना से अपना बनेगा NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, है ना। सलमान से अपना क्या बनेगा, SO3H ग्रुप, SO3H ग्रुप। ये तो डायरेक्ट हो रहा है CN ग्रुप, ये तो डायरेक्ट बन रहा है अपना CN ग्रुप। और ये क्या है, COOH, यानी अपना बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, है ना, COOH। करीना से अपना क्या बन जाएगा, COR ग्रुप। ठीक है, हेलो से अपने क्या याद आ जाएंगे, अपने को हेलोजन्स याद आ जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। हेलोजन्स में तो अपने को पता ही होता है, सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन, फिर होगा क्लोरीन, फिर होगा ब्रोमीन, फिर होगा आयोडीन। क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है, तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट OR ग्रुप, OH से डायरेक्ट OH ग्रुप, और पहले से अपने को याद आएगा फिनाइल, पहले से अपने को याद आ जाएगा फिनाइल। अपना ये वाला देखते हैं, ना फरहान वाला देखते हैं। देखो, इसमें क्या करो, ना से अपने को N मिल जाएगा, और फरहान यहां से अपने को क्या लेना है, यहां से अपने को लेना है, देखो यहां से अपने को लेना है F लेना है, F लेना है, R लेना है, और H लेना है। ठीक है, F लेना है, R लेना है, और H लेना है। ठीक है, और ये कॉमन कर देना है, मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई, ये नाइट्रोजन इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो, NF के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, जूम कर लेते हैं यहाँ पे, क्या बन जाएगा, NF3, ये वाला ग्रुप बन जाएगा, NF3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे कि नाइट्रोजन R के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो NR3 वाला बन जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो NH3 वाला बन जाएगा, NH3 वाला बन जाएगा। ठीक है, तो ये अपना पूरा ऑर्डर बनके तैयार हो चुका है। सबसे मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला NF3 वाला, फिर NR3 वाला, फिर NH3 वाला, और फिर कौन सा हो जाएगा, फिर तो अपना लाइन में लगा दो, है ना, NO2, फिर SO3H, फिर CN है, फिर COOH है, फिर कौन है, COR है, फिर क्या है, हेलोजेंस है। हेलोजेंस में हम कर चुके हैं सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और फिर OR है, फिर OH है, और सबसे कम फिनाइल है। ठीक है, तो ये अपनी है किसकी, ये अपनी है -I इफेक्ट के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक। ये क्या कर दिया मैंने, क्यों कर दिया, ये है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर को याद करने की ट्रिक है अपनी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
ना तो फरहान बोल पाया ना सलमान बोल पाया, तो कौन खूबसूरत करीना को हेलो बोलेगा औरों से पहले। ना से हमने देख लिया, एक ऐसे मल्टीप्लाई किया हमने, FRH उठा लिया और ये बना दिए, ठीक है। फिर NO2 है, फिर SO3H है, फिर ये CN से CN है, फिर COOH है, फिर करीना से COR है, हेलो से हेलोजन्स है, OR से OR है, OH से OH है और पहले से फिनाइल है। अब देखिए हम माइनस आई के ऑर्डर को याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक देख चुके हैं, ठीक है। माइनस आई अपना कंप्लीट है, अब बारी आती है प्लस आई इफेक्ट की, ठीक है। अब बारी आती है प्लस आई इफेक्ट की। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं कि अब प्लस आई का ऑर्डर कैसे सीखें, ठीक है। तो यहां पे हम ट्रिक नहीं बताएंगे, यहां पे हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, लॉजिक यानी कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। और आपको प्यारे दोस्तों बोला है, तो इस बात की शर्म रख लेना। शर्म कैसे रखनी है, किसी भी हाल में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंच के शर्म रख लें। यार मैं तो वेट कर रहा हूं कि, है ना, मतलब बोलते ना कि अंदर से वो क्रेविंग्स होती हैं कि ऐसा मैसेज आए मेरे को कि मेरा इस कॉलेज में हो गया, तो उन मैसेज का मैं वेट कर रहा हूं और वो मैसेज आने आपके ही हाथ में है ना। आप ही भेज सकते हो मेरे पास वो मैसेज। तो यार देख लेना, है ना, हिसाब किताब। मैंने तो बोल दिया जो बोलना था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्लस आई के ऑर्डर को कैसे याद करें। अब पहले देखते हैं कि प्लस आई होता क्या है। वैसे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्लस आई क्या होता है, पर फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो मान लो ये है CH2, यहाँ कार्बोकटायन है, इधर है CH2 और इधर लगा हुआ है कोई प्लस आई ग्रुप, ठीक है। अब माइनस आई ग्रुप क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता था, है ना। देखो इस बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींच ले वो होगा माइनस आई, और प्लस आई क्या होगा, वो खींचेगा नहीं, उल्टा वो डोनेट करेगा, उल्टा वो इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है। ये होता है प्लस आई ग्रुप। इतना लॉजिक से अपने को समझ में आ चुका है, ठीक है। अब एक बात हमें पता चल गई कि प्लस आई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को देता है, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को कौन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। पहला लॉजिक तो यही होगा, इलेक्ट्रॉन को कौन दे सकता है, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कैसे पहचान में आएंगे, तो जिसके ऊपर अपने को नेगेटिव चार्ज दिखे, है ना। पहला लॉजिक बता रहा हूं कि जिसके ऊपर अपने को नेगेटिव चार्ज दिखे, जैसे कि CH2 ये नेगेटिव, है ना, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी ये प्लस आई है। तो इसका सबसे ज्यादा प्लस आई, ये अपना ऑर्डर ही बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जैसे NH और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड पे आ गया अपना, ठीक है। फिर क्या है O-, है ना, ये भी क्या है अपना प्लस आई ग्रुप है, ठीक है। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ठीक है। COO-, ठीक है। अब देखो यहां से क्या पहचान में आ गई कि नेगेटिव चार्ज है, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, इसीलिए प्लस आई शो करते हैं। अब देखो प्लस आई इफेक्ट का जो आगे का ऑर्डर है वो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, है ना। कैसे कि फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड ये, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये वाली लाइन, पहली लाइन यहां तक तो हम कर चुके थे, लॉजिक से कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं, और नेक्स्ट और भी आसान है, क्योंकि इसमें लॉजिक जो लगने वाले हैं वो और भी आसान है। देखो एक सिंपल सा लॉजिक इस्तेमाल करना है कि कंपाउंड जितना हैवी होगा, जितना ज्यादा हैवी होगा, प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, है ना। और यहां पे मेनली अपना CH3 का यूज होगा, CH3 से ही हैवी हो रहा है, CH3 प्लस आई शो करता है ना। जितना ज्यादा हैवी होगा उतना ज्यादा प्लस आई होगा। अब इस लॉजिक का यहां पे इस्तेमाल करके देखते हैं। देखो ये अपना ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें इन तीनों में चेक करते हैं कि जितना ज्यादा हैवी होगा प्लस आई उतना ज्यादा होगा। देखो इसके पास कितने CH3 ग्रुप हैं, 1 2 3, इसके पास सिर्फ 2 हैं, इसके पास 1 है। 3 CH3 ग्रुप मतलब सबसे ज्यादा हैवी, सबसे ज्यादा प्लस आई, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब नेक्स्ट लॉजिक इस पे आ जाते हैं। देखो हमें पता है कि क्या है, हमें पता है जो ट्रिटियम है और ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन है, तीनों के कंपेरिजन में ट्रिटियम सबसे हैवी होता है, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन, है ना। तो जितना ज्यादा हैवी होगा उतना ज्यादा प्लस आई, ये इससे हैवी है, इससे ज्यादा प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना क्या, प्लस आई का ऑर्डर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। देखो एक बात मैं आपको बिल्कुल यहां क्लियरली समझा दूं। देखो अपने को क्या क्या पढ़ने थे, अपने को इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना था, फिर अपने को हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना था, फिर अपने को रेजोनेंस और उसी के साथ मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ना था। ये अपना प्लान था, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, ठीक है। अब जहां पे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं तो मैं यहां पे ध्यान रखूंगा एक एक बात का। क्यों ध्यान रखूंगा, देखो हम इंडक्टिव इफेक्ट करके अगर उसी के हम क्वेश्चन करते चले गए तो
हमारी नजरें ही रहेंगी कि भाई इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इंडक्टिव इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो हम हाइपर कॉन्जुगेशन का टॉपिक पढ़ के अगर उसी के बहुत सारे क्वेश्चन करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक जो हमारी नजरें हैं ना वो ऑटोमेटिक हाइपर कॉन्जुगेशन को ढूंढने लगेंगी। अगर हम रेजोनेंस पढ़ के उसी के क्वेश्चन करते रहे तो क्या है, हमारी नजरें ऑटोमेटिक रेजोनेंस को उसमें ढूंढने लग जाएंगी। तो ये गलती होती है ना, क्योंकि जो अपना एक्चुअल रियल में एग्जाम होना है वहां पे आपको कुछ नहीं पता कि इंडक्टिव का क्वेश्चन है या हाइपर कॉन्जुगेशन का है या रेजोनेंस मेसोमेरिक किसका क्वेश्चन है, अपने को पता ही नहीं होना चाहिए। तो यहां पे भी मैं वही चीज इस्तेमाल करूंगा कि इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे नहीं कराऊंगा कि इंडक्टिव पढ़ के उसी के क्वेश्चन किए जा रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ के उसी के क्वेश्चन किए जा रहे हैं। नहीं, हमें मिक्स आदत होनी चाहिए, तभी हम एग्जाम में कर पाएंगे। ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंडक्टिव पढ़ेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, फिर हम रेजोनेंस मेसोमेरिक पढ़ेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन करेंगे। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा, देखो जैसे इंडक्टिव पढ़ के थोड़ा थोड़ा उसके क्वेश्चन का आइडिया दे दूंगा कि इस तरीके के पूछे जाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे, बिल्कुल हर चीज प्लान के साथ, ठीक है। जैसे अभी हम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट अपना पढ़ चुके हैं, माइनस आई देख चुके हैं, प्लस आई देख चुके हैं। अब थोड़ा थोड़ा हम आइडिया ले लेते हैं कि भाई इसमें पूछा कैसे जाता है और लॉजिक क्या होता है। थोड़ा समझ लेते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चन अपने से पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो CH2 है, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज और यहां पे अपना फिर से CH2 है और यहां लगा हुआ है फ्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने बात की थी, देखो इसकी हमें स्टेबिलिटी की बात करनी है, स्टेबिलिटी की, इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो हमने बात की थी कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज हमेशा दुख होता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या वो फ्री रेडिकल हो या वो नेगेटिव चार्ज हो, वो अदुख होता है। तो इसके पास दुख क्या है, ये नेगेटिव चार्ज दुख है। और हमने बात की थी नेगेटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। तो कोई इंसान अगर इसके ये इलेक्ट्रॉन खींच ले अपनी तरफ तो ये बेचारा थोड़ा सुखी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां इलेक्ट्रॉन खींचने वाली स्पीशीज कौन सी लग रही है अपने को, ये अलग से दिख रही है ना। अब इसका माइनस आई होता है या फिर प्लस आई होता है तो वो हम अपनी ट्रिक से कर चुके हैं कि फ्लोरीन जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई मतलब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। तो इसको तो चाहिए था ही कि इसके इलेक्ट्रॉन कोई खींच ले और ये सुखी हो जाए, है ना। तो क्या है यहां पे, ये क्या है, कार्ब अनायन है। तो कार्ब अनायन की ये माइनस आई इफेक्ट का जो ग्रुप लगा है ये इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। और अगर इधर, अगर मान लो अगर इधर प्लस आई इफेक्ट वाला लगा होता अगर ग्रुप, तो वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन खींचने की बजाय उस तरफ दे देता, है ना। इसके पास पहले ही दुख है, पहले ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और प्लस आई वाला और ज्यादा दे देता तो वो स्टेबिलिटी को कम कर देता। यही लॉजिक होता है, ठीक है। और क्या है, अब थोड़ी सी बात करते हैं, मान लो एक और बात कर लेते हैं। CH2 यहां पॉजिटिव चार्ज है, CH2 और यहां लगा हुआ है अपना, ब्लैक से लिखते हैं, यहां लगा हुआ है NO2 ग्रुप, ठीक है। अब स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो हमने बात की थी कि चार्ज हमेशा दुख होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चार्ज हमेशा क्या होता है, दुख होता है। तो इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, दुख है। और पॉजिटिव चार्ज दुख कैसे है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की भारी कमी है। तो अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो ये सुखी हो जाए, है ना। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन देने वाला या खींचने वाला कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है, NO2 ग्रुप दिखाई दे रहा है। NO2 कैसा ग्रुप होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इसके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसने क्या किया, माइनस आई वाले ने और ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो ये क्या हो गया बेचारा, और ज्यादा क्या हो गया, दुखी हो गया। मतलब माइनस आई इफेक्ट कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घटा रहा है, ठीक है। और अगर इधर बात करें, अगर इधर प्लस आई इफेक्ट लगा होता, अगर इधर देखो, इधर बात करते हैं, अगर इधर प्लस आई इफेक्ट वाला लगा होता तो वो क्या करता, इलेक्ट्रॉन तो खींचता नहीं, वो उल्टा इलेक्ट्रॉन को देता। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो प्लस आई वाला इसको इलेक्ट्रॉन दे देता तो वो स्टेबिलिटी बढ़ा देता, है ना। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा है, प्लस आई वाला कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज करा रहा है। यही सिंपल से लॉजिक है। और कंपैरिजन में क्वेश्चन आ जाए, मान लो कंपैरिजन में क्वेश्चन आ जाए, देखो वो किस बेस पे चलेंगे, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन ही नहीं होता। CH2 और इधर लगा हुआ है, मान लो फ्लोरीन लगा हुआ है, और इधर बात कर लेते हैं कि CH2 ये भी नेगेटिव चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज, है ना, सेम ही है।
CH2 और इधर लगा हुआ है NO2 लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात की जाए तो भाग के चेक करो, क्या है, माइनस चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, अगर इसका है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास भी ज्यादा है, तो इनकी स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, अगर इनका ये नेगेटिव चार्ज कोई खींच ले, इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो चेक करते हैं कि खींचने वाला है, देने वाला है, खींचने वाला लगा है कि देने वाला लगा है। तो फ्लोरीन कैसा है, -I शो करेगा, NO2 भी क्या करेगा, -I शो करेगा। तो एक बात तो क्लियर है, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है और ये भी अपनी तरफ खींच रहा है। अब कैसे चेक करें, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में से जो इस चार्ज को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, जो इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा, वो ज्यादा स्टेबिलिटी दे देगा, ठीक है। अब इनमें से कैसे चेक करें, तो अपनी ट्रिक पे आ जाते हैं। अपनी वो जो ट्रिक थी, देखो ना सलमान, NO2 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, और हेलोजन कहां पे आ रहा है, फ्लोरीन कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है। तो NO2 का, फिर से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो NO2 का NO2 का प्लस आई बहुत ज्यादा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में, मतलब इसका ये वाला इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस चार्ज को NO2 ज्यादा खींच पा रहा है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। यही लॉजिक इसमें बस लगता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पीला, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन अब पढ़ने जा रहे हैं। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन का एक बेस्ट फंडा मैं आपको बताता हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन अपने सिलेबस में, या फिर बोल लो दुनिया में, सिर्फ 3 ही जगह पे अपने को देखने को मिलेगी। हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ 3 जगह अपने को देखने को मिलेगी। अब वो 3 जगह कौन सी है, पहली है कार्बोकटायन कुछ इस तरीके का अपने को दिखाई देगा, है ना। और दूसरी जगह है क्या, फ्री रेडिकल, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। और तीसरी जगह क्या है, एल्कीन कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि दुनिया में हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना, या फिर बोलो कि अपने सिलेबस में हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ 3 ही जगह अपने को दिखाई देगी। पहला क्या है, कार्बोकटायन, और दूसरा क्या है, फ्री रेडिकल, और तीसरा क्या है, एल्कीन है। इसके अलावा कोई भी कंपाउंड आपके सामने आ जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में सोचना तक नहीं है, सोचना भी नहीं है ना। फिर से रिपीट करते हैं, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन में हमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाई दे सकती है। मैंने क्या बोला, दिखाई दे सकती है। अब इसके पीछे क्या राज है, देखो एल्कीन तो दुनिया में बहुत सारे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल दुनिया में 100 एल्कीन है, तो क्या 100 के 100 में हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, है ना, बहुत बड़ा सवाल है। फ्री रेडिकल मान लो पूरी दुनिया में 50 ही अवेलेबल हैं, तो क्या 50 के 50 में हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, है ना। सेम ऐसे ही क्या सारे कार्बोकटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, तो इसका जवाब है नहीं, सब में नहीं होगी, है ना। तो अब आप पूछोगे एक बेहतरीन क्वेश्चन कि फिर ऐसी क्या कंडीशन है कि जिसमें कार्बोकटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, या फिर ऐसी क्या कंडीशन है फ्री रेडिकल में जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, या फिर ऐसी क्या कंडीशन है जिसमें एक एल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं उन कंडीशंस के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कंडीशंस के बारे में। मैं COH लिख देता हूं। COH अपना क्या है, कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये किस में बात कर रहे हैं, वो तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। किस में बात कर रहे हैं, या तो कार्बोकटायन, या फ्री रेडिकल, या फिर एल्कीन, ठीक है। तो इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के लिए क्या कंडीशन अपने को चाहिए, ठीक है। तो ऐसी 2 कंडीशन अपने सामने आएंगी कि जो इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए होनी चाहिए, ठीक है। और वो 2 कंडीशन कौन सी है, देखो पहली कंडीशन क्या होगी कि जो अल्फा कार्बन होगा ना, वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। समझ गए। कंडीशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है कि अल्फा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, और एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकती है, ठीक है। अब यहां पे मैंने बहुत सारी
बातें आपको बता दी, पर उनको समझना पड़ेगा ना। अब है ना, इतना सारा मैंने बोल दिया है, वो ऐसे समझ नहीं आएगा, अपने को देखने से समझ आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फा कार्बन क्या होता है और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं आपके सामने बता रहा हूं, देखो मान लो ये अपना है CH3 और ये है अपना CH2 और ये है अपना यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, अपना कार्बोकटायन है। अब इसमें हमसे पूछ लिया जाए कि भाई अल्फा कार्बन बताओ, इसमें हमसे पूछ लिया जाए कि अल्फा कार्बन बताओ, तो सिंपल है, जहां पे देखो यहाँ पे अनयूजुअल चीज क्या है, अनयूजुअल चीज है ये चार्ज, है ना, चार्ज। तो जहां पे आपको चार्ज दिखे, जहां पे आपको चार्ज दिखे या फिर फ्री रेडिकल दिखे या फिर एल्कीन दिखे, उसको एक्टिव सेंटर बना लो। मतलब क्या है एक्टिव सेंटर, मतलब वहां पे बॉक्स बना लो, ठीक है। इस कार्बन पे चार्ज था तो इस पे हमने क्या बना लिया, अब बॉक्स बना लिया। अब इस बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा बीटा कार्बन। इतने से काम चल जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, सिंपल है। तो ये हुआ अल्फा कार्बन, ये हुआ बीटा कार्बन। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होंगे, तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो मान लो ये आपके पास एल्कीन है CH3 और यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई अल्फा कार्बन कौन से हैं, अल्फा हाइड्रोजन कौन से हैं। तो मैंने क्या बोला कि चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है या फिर एल्कीन हो सकता है। यहाँ पे तो हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे एल्कीन है वहां पे क्या बना लो, एल्कीन यानी एक्टिव सेंटर जहां पे है, एल्कीन यानी एक्टिव सेंटर जहां पे है, अनयूजुअल चीज जहां पे है वहां पे बॉक्स बना लो, है ना। देखो ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पे अपना बॉक्स बन जाएगा। अब क्या है, बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन। ये अपना है अल्फा कार्बन, यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन तो है नहीं, यहीं पे सिर्फ कार्बन है। तो ये हुआ अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, है ना। मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी दिक्कत आए तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो मान लो ये है कार्बन 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 और यहां पे अपना फ्री रेडिकल है और ये अपने हाइड्रोजन है, ये अपने हाइड्रोजन है। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। अब बताओ कि अल्फा कार्बन कौन सा है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जहां पे अनयूजुअल चीज दिखाई दे, है ना, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे या फिर फ्री रेडिकल दिखाई दे या फिर डबल बॉन्ड दिखाई दे, उस कार्बन पे बॉक्स बना लो, उस कार्बन पे बॉक्स बना लो। अब बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन, बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होगा वो होगा अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां भी अल्फा हाइड्रोजन, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से बातें चल रही हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने असली क्वेश्चन, है ना, थोड़े की कैसे पता लगाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। देखो CH3 CH2 और ये अपना है CH2 पॉजिटिव चार्ज, इसमें बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो अपनी दो कंडीशन थी हाइपर कॉन्जुगेशन की, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम एटलीस्ट एक तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई जो अल्फा कार्बन है वो sp3 है या नहीं है। तो अल्फा कार्बन कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर लो, इसकी क्या निकलेगी, sp3 निकलेगी, है ना। सिंगल बॉन्ड दो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो पहली कंडीशन तो अपनी यहां पे कंप्लीट हो चुकी है, sp3 वाली अल्फा कार्बन वाली। दूसरी कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके पास देखो ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो इसके पास तो दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। मतलब इस पूरे कंपाउंड में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है ना। अभी सिर्फ हम ये चेक कर रहे हैं कि किसमें होती है किसमें नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, देखो कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बना देते हैं, हाइड्रोजन बना देते हैं। अब इसमें बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी या नहीं होगी। तो दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन अपनी कौन सी देखनी है, देखो पहली कंडीशन अपने को कौन सी देखनी है, पहली कंडीशन देखनी है कि अल्फा जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए और दूसरा क्या है, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए।
यही दो कंडीशन अपने को चेक करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, अल्फा कार्बन देख लेते हैं, अल्फा कार्बन देख लेते हैं। देखो जहां पे चार्ज हो वहां पे उस कार्बन पे बॉक्स बना लो, ये हुआ अल्फा कार्बन, ये हुआ अल्फा कार्बन, ठीक है। और यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कईयों ने तो कर भी दिया होगा। देखो ध्यान दो, ये क्या है, कार्ब अनायन है ना। हम क्या देख रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। तो कार्ब अनायन में तो हाइपर कॉन्जुगेशन होती ही नहीं। दोबारा से आ जाओ, कार्बोकटायन में होती है, फ्री रेडिकल में होती है और एल्कीन में होती है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का तो हम सवाल ही नहीं पूछेंगे, है ना। वो पूछ सकते हैं पर हम नहीं पूछेंगे, है ना। एग्जामिनर पूछ सकता है पर हम नहीं पूछेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ना। हर बार चौकन्ना रहना, हर बार चौकन्ना रहना, ठीक है। देखो क्या, एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो कार्बन कार्बन यहाँ पे एक और लगा देते हैं, ये पूरा हाइड्रोजन भर देते हैं, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब इसमें बताओ भाई हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करो, देखो या तो कार्बोकटायन में होगी या फ्री रेडिकल में होगी या एल्कीन में होगी। तो ये क्या है, कार्बोकटायन है, मतलब हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब दो कंडीशन चेक करनी है, दो कंडीशन। एक तो अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन क्या है, मिनिमम एटलीस्ट एक तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो अल्फा कार्बन देख लेते हैं। देखो जिस कार्बन पे चार्ज है उस कार्बन पे बॉक्स बना दिया। अब बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, बॉक्स से नेक्स्ट कार्बन हुआ अल्फा कार्बन, ठीक है। अब अल्फा कार्बन की आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हो, sp3 आएगी। अब sp3 वाली, ये वाली अपनी रिक्वायरमेंट पूरी है। अब नेक्स्ट है एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना चाहिए। अब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये रेड वाले क्या है, अपने रेड वाले क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4 5, इसके पांच अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब सारी रिक्वायरमेंट पूरी है। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन अब प्रेजेंट होगी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। देखो कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, इधर हम बना देते हैं। देखो इधर है क्या, CH3, इधर है CH3, इधर है हाइड्रोजन, इधर है हाइड्रोजन। इसमें बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज तो वही चेक करनी है हमेशा कि किसमें होती है, कार्बोकटायन में हो सकती है, फ्री रेडिकल में हो सकती है और क्या है, एल्कीन में हो सकती है। एल्कीन है, ये एल्कीन है, मतलब हम एटलीस्ट प्रोसीड तो कर सकते हैं। अब पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन निकालने के लिए क्या करेंगे कि जहां पे अपने को एक्टिव सेंटर मिले, एक्टिव सेंटर मतलब डबल बॉन्ड मिले या फिर पॉजिटिव चार्ज मिले या फिर फ्री रेडिकल मिले, वहां पे हम बॉक्स बना लेंगे। ये अपना एक्टिव सेंटर हो गया, ठीक है। अब अपने बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन, बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर लो, sp3 आएगी। और ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब क्या है, इसमें सारी रिक्वायरमेंट पूरी है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें प्रेजेंट रहेगी। अब देखो ये तो हमने देख लिया कि किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी, किसमें नहीं होगी, ठीक है। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं। अगर ये सिनेरियो आपके पास आ जाए, देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इधर है CH3, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और दूसरा आपके सामने कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है और इधर है क्या, CH3, इधर है हाइड्रोजन और इधर भी क्या है, CH3 और इधर क्या है, हाइड्रोजन। तो सबसे पहले चेक करो कि हाइपर कॉन्जुगेशन होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखो किस किस में होती है, फ्री रेडिकल में हो सकती है, कार्बोकटायन में हो सकती है और एल्कीन में हो सकती है। तो ये भी एक एल्कीन है, ये भी एक एल्कीन है। तो ये वाली चीज तो अपनी कंप्लीट है ना, हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, अल्फा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा कार्बन देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि जहां भी अपने को एक्टिव सेंटर मिले, पॉजिटिव चार्ज मिले या फिर डबल बॉन्ड मिले या फिर फ्री रेडिकल मिले, वहां पे बॉक्स बना लेते हैं। हम वहां पे बॉक्स बना लेते हैं, है ना। और बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो क्या होता है, अल्फा कार्बन। अब बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। अब बॉक्स से नेक्स्ट जो कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन की आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, सबकी क्या आएगी, sp3 आएगी, sp3, ठीक है। तो वो भी रिक्वायरमेंट अपनी कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्या है, अपने को अल्फा हाइड्रोजन देखने हैं। तो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो है अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके पास कितने हैं, देखो 3 ये वाले हो गए, 3 ये वाले हो गए। इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो भाई इसमें भी प्रेजेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो इसमें भी प्रेजेंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया स्टेबिलिटी का, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी के लिए याद रखना, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। मतलब इन दोनों में स्टेबल कौन हो जाएगा, देखो इसके पास कितने हैं, 3 है, इसके पास 6 हैं, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और एक इसमें छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के, तो ऑटोमेटिकली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। क्या है ये, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इनमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पूछ ली जाए, इनमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है यानी स्टेबिलिटी कम है, तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। तो ये था अपना पूरा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर से मैं बोल रहा हूं हाइपर कॉन्जुगेशन में कुछ नहीं है, 2-3 बातें याद रखनी है कि कार्बोकटायन में हो सकती है, फ्री रेडिकल में हो सकती है या एल्कीन में हो सकती है। पहली बात तो ये, और क्या है, एक अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए, और क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट एक प्रेजेंट होनी चाहिए, इससे अलग कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन अब कंप्लीट है। अब हम चलते हैं रेजोनेंस की तरफ, और उसी में हम क्या है, फिर मीजोमरिक इफेक्ट भी देखेंगे। फिर हम सबके, मैंने बोला था ना, फिर हम सबके मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट के, हाइपर कॉन्जुगेशन के और रेजोनेंस के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, वो सब क्वेश्चन, ठीक है। और वहीं पे मैं आपको क्या है, बीच बीच में PYQ भी करवा दूंगा कि अपने पिछले सालों में कौन से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है।